अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जस्तुजू के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने आज तक जो काम किया, जो जस्तुजू जारी रखी या आइंदा भी लगे हुए हैं अपनी जस्तुजू में कि है खूब से खूब तर कहाँ। इसी सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर मोहम्मद मुनीर मेमन। मुनीर मेमन का ताल्लुक भी मीडिया से ही है। इन्होंने शुरुआत में मॉडलिंग की, फैशन मॉडलिंग की, फिर थोड़ा शिफ्ट हुए और फाइनेंस से भी उनका बहुत बड़ा ताल्लुक है। और मीडिया के साथ साथ मिस्टर मुनीर मेमन फाइनेंस को भी लेके चल रहे हैं। तो आइए मिलिए मिस्टर मुनीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर मुनीर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, क्योंकि हमें पता है कि आपका स्केड्यूल बहुत ही बिजी है, मीडिया प्लस फाइनेंस। एक्चुअली ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग बुलाते हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, यू बीइंग एन इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ अस, तो मना करना नामुमकिन सी बात होती है। मिस्टर मुनीर देखें, अब वो दौर आ गया कि हम आपसे सीख रहे हैं। हमने तो जो सिखाना था सिखा दिया, लेकिन रियली फ्रेंकली स्पीकिंग यानी मुझे तो हैरत होती है कि आपने 20 साल की उम्र से या 18 साल की उम्र से प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख लिया। और इसी दौरान आपने ग्रेजुएशन भी किया, आपने मॉडलिंग भी की, फैशन मॉडलिंग की, थोड़ा बहुत ड्रामा एक्ट भी किया। और इन द मीन टाइम आप एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे और प्लस फाइनेंस को ज्वाइन किया। जॉब्स के साथ साथ आपने स्टॉक एक्सचेंज को भी ज्वाइन किया और उसको भी साथ लेके चलो, अभी तक चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप मीडिया से इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी आपने फाइनेंस को क्यों ज्वाइन किया, बजाय ये कि आप कंटिन्यू करते एज अ मॉडल एक्टर? आई बिलीव पर्सनैलिटी का ताल्लुक जब हम कहते हैं ना कि मीडिया इंडस्ट्री से, शोबिज़ इंडस्ट्री से या मॉडलिंग इंडस्ट्री से, तो वो ताल्लुक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज अगर आपको दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, यू मस्ट बी हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, क्योंकि आप अपने तौर पे बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। आपकी जो तख्लीक है वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। उस तख्लीक को बेहतर करना, उसको मज़ीद निखारना, वो हर फील्ड, हर ज़िंदगी के शोबे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या फाइनेंशियल इंडस्ट्री या कोई भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा लगना, प्रेजेंटेबल लगना, ये हर इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक्टर मॉडल हों, जब भी मेंटेन हो। आजकल तो हमारी जो यूथ है, मैं देख रहा हूँ कि उनका फोकस जो है ना वो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा है। और नो डाउट आपने भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि आप पूरी तरह से एक्टिंग तो नहीं कर रहे, ना मॉडलिंग कर रहे हैं, नो डाउट आप होस्टिंग कर रहे हैं। और आपने एक प्रोग्राम, तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि 200 प्रोग्राम्स तो आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके बारे में बताएं, कैसा रहा आपका तजुर्बा? एक्चुअली मेरा काफ़ी शुरू से इस बात का प्लान था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा इशू है, या हमारे जो ओवरऑल सिस्टम का जो सबसे बड़ा डायलेमा है, वो हम लोगों को एक्सप्लोर नहीं होने देते हैं। आज भी अगर आपसे कोई बच्चा या कोई यंगस्टर सवाल पूछता है, तो हम उसको चुप करा देते हैं कि नहीं, सवाल मत करो। वो अपने आप को सवाल नहीं कर सकता, वो सीख नहीं पाता। तो मैंने कोशिश यही की कि अपने आप से सवाल किया जाए, अपने आप को बार बार डिस्कवर किया जाए, चैलेंज किया जाए। और यही चैलेंज की वजह है कि मीडिया, फैशन इंडस्ट्री से लेके आज बिजनेस इंडस्ट्री को हर तरह से मैंने ऑब्जर्व किया, काम किया, और इस काम के साथ साथ मुझे सीखने का बहुत कुछ मिला। बीइंग एन मोटिवेशनल स्पीकर, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस इंसान की जगह अपने आप को प्लेस कर सकें। जब तक हम उस इंसान की जगह अपने आप को प्लेस नहीं कर सकेंगे, हम उसकी तकलीफ़ों की, हम उसकी परेशानियों की बात नहीं कर सकते। तो उस जगह जब हम प्लेस करेंगे, तभी हम बेहतर तौर पे कर सकेंगे। रही बात 200 प्रोग्राम्स की, तो 200 प्रोग्राम्स तो ये एक जर्नी का हिस्सा है। अभी तो एक लंबा और तवील सफ़र बाकी है, और इससे पहले न जाने कितने ही सेशंस, कितने ही इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट गैदरिंग्स में दे चुका हूँ। तो वो एक सफ़र है, रोज़ एक चीज़ सीखते हैं। कभी किसी को सिखाने के बहाने खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं, और शायद हमें लोग उसी पे तालियां बजा देते हैं। एक बात आपने कही कि देखें, एक ज़माना था, नो डाउट, आई मीन जो हमारा ज़माना कह सकते हैं, कि हम अपने बड़ों की बातों को सुन के चुप हो जाया करते थे, ज़्यादा सवाल नहीं करते थे। हमें थोड़ा सा डर लगता था, या ऐसा रखा गया था हमें, चाहे शायद एडवांसमेंट नहीं थी इतनी ना। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ तो आप बेशक, नो डाउट, आप मेरी एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट आप
उसके अदब में रहते हुए आप मुझे थोड़ा सा टाइम लेंगे और फिर रिटर्न आते हैं आप कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ये नहीं है, ऐसा है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इन आवर हैंड्स ना, बिल्कुल। तो अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो बच्चे बहुत माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आई थिंक कॉन्फिडेंस हर जगह जरूरी है। सवाल करने के का मकसद ये होता है कि जिससे हम कहते हैं ना कि सवाल आधा इल्म है। योर आंसर मैटर्स, बट आपका जो सवाल है, अगर आप सही सवाल करना जानेंगे ना, तो आपको जवाब भी बेहतर मिलेगा। तो छोटी सी मिसाल ले लें, आज आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, अगर आपने सवाल गूगल पे सही नहीं दिखा तो वो सर्च जो आपके पास आएगी वो भी सही नहीं आएगी। बेहतर है कि आप सही सवाल करें, और सवाल अगर सही नहीं किया तो वापस से करें। जब आप सवाल नहीं करेंगे, खुद से करें, दूसरों से करें, लोगों से एक जुस्तुजू होनी चाहिए। जिससे आपका प्रोग्राम है ना जुस्तुजू, जब तक हम अपने अंदर ये आग नहीं जलाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो ये शेर सम कर देता है हर चीज को कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को लेके चलना है। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे, संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, कहीं लड़खड़ाएंगे, कहीं चलेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम अपने कदमों पे पूरी तरीके से चलेंगे और दुनिया को ये बात बताने के लिए तैयार होंगे कि हम इस दुनिया के लिए तैयार हैं। अच्छा, यूथ के बारे में आपका एक बहुत अच्छा विज़न है, आपकी कोशिश रही है कि आप यूथ को मोटिवेट करें, यानी इनको पुशअप करें, इनको ऐसा मैसेज दें कि वो अपनी जस्तजू में लगे रहें। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, यूथ को क्या करना चाहिए? आप जैसे लोगों को तो बेशक नो डाउट फॉलो करना चाहिए, तो इस सिलसिले में मज़ीद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि हाउ डू दे डेवलप? एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ ना यूथ की, तो मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से सेमिनार सेशंस डिलीवर किए, और मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे एक ही सवाल करना पड़ता है कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, व्हाट इज़ योर विजन फॉर द लाइफ। और अनफॉर्चुनेट होता है कि हमारी शायद अपनी ज़िंदगी के लिए कोई विजन नहीं होता। अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट से बात करें, या एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से बात करें, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करें, तो दे आर मोर लाइक फॉलोइंग अदर्स। अपने दोस्त को देखते हैं और वो अपने मेजर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने फादर फिगर को देखते हैं, अपने बड़े भाइयों को देखते हैं, अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। व्हाई डोंट वी ब्रेक दिस चेन? क्यों ना हम अपने आप को दरियाफ्त करें, क्यों ना हम अपने आप से पूछें कि हमें अल्लाह ने किस चीज़ के लिए बनाया। जब हम इस तख्लीक को शुरू करते हैं ना, जब इस तरफ जब तगोदौल करते हैं, जब सवाल करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ सामने आ जाता है। यूथ के लिए जो मैं हर बार एक बात बहुत कहता हूं कि एक्सपेरिमेंट करो, अपने विजन को जितना ब्रॉड कर सकते हो उतना ब्रॉड करो। जब आपका विजन ब्रॉड होता है ना, तो आप दुनिया की कोई भी चीज को पा सकते हो, कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हो। लेकिन जब आपका विजन लिमिटेड हो जाएगा, जब आप अपने आप को एक छोटी सी दुनिया में कैद कर दोगे ना, तो ये दुनिया आपके लिए उतनी ही रह जाती है। आप अपना विजन ब्रॉड करो, एक्सपेरिमेंट करो, बार बार दूसरी चीजों को ट्राई करो, चैलेंज करो अपने आप को, क्योंकि जब आप चैलेंज करोगे ना, तो आपके लिए दुनिया बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। आपको एक मिसाल देता हूं, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपने किसी भी दोस्त के साथ किसी भी जगह पे होते हैं, हो सकता है वो दोस्त हो, चाहे वो आपको पसंद हो, या एक ऐसा कलीग हो जिसको शायद आप खास पसंद ना करते हो, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत से वक्त आते हैं, मौके आते हैं कि आप सोचते हो कि यार ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, और जब वो आपके सामने जो शख्स, शायद जो आपका दोस्त है, शायद जिसको आप पसंद नहीं करते, जब उस चीज से निकल के आता है, तो आपके लिए उसकी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए स्टैंप हो जाती है, एक अथॉरिटी हो जाती है कि अब ये चीज है जो मुझे याद रखनी है। चैलेंज करो। जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे, अपने आप को जांचोगे, पैमाना बनाओगे अपने लिए हर बार एक नया, तो फिर आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। और एक बार आपने अपने आप को जांच लिया, तो फिर उस चीज पे पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से लग जाओ, फिर देखो सक्सेस आपके पास खुद ब खुद आती है। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि आपने यूथ के बारे में कहा कि ठीक है, नो डाउट, आई मीन उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए एज वेल, साथ साथ उनको टारगेट भी एक रखना चाहिए कि यहाँ तक जाना है हमें। क्या कहते हैं आप? वजह यही कि वो ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बगैर किसी मकसद के, जो नॉर्मली हम देखते भी हैं ना, लेट नाइट्स बैठना करना। इसके साथ अगर वो कोई टारगेट अगर बना लें, तो मैं समझता हूँ ये इनका बैठना जो ना फालतू टाइम जो ज़ाया करना वो ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना टारगेट की, तो दो लफ्ज़ आते हैं जो कि हमारे बिजनेस इंडस्ट्री में या काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बात है। एक होता है एम, एक होता है ऑब्जेक्टिव।
जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा है ना गोलमोल सा होता है, जी एम होता है बिल्कुल प्रिसाइज का, आपने यहां तक जाना है, एग्जैक्टली। लेकिन एम वो ऐसा ना हो कि जहां पहुंच के आप ठहर जाएं, यहां तक पहुंचे, ये मंजिल आपकी है, लेकिन इस मंजिल के बाद आगे भी बहुत सी मंजिलें हैं जो आपने तय करनी है। जिंदगी का जो सफर है, जो जिंदगी की जुस्तजू है, वो इंसान की पहली सांस से शुरू होती है, आखिरी सांस तक चलती है। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। Exactly. 60 साल हुए रिटायर हो गए, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट टाइम। अब जो 60 साल तक आपने सीखा, अब उसको इंप्लीमेंट करें दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए काम करें। और अगर जब हम दूसरों के लिए काम करेंगे तो यकीनी तौर पे हम खुद बहुत ज्यादा सीखेंगे। मिस्टर मुनीर, बहुत अच्छी बात की कि 60 साल के बाद तो मैं समझता हूँ कि स्टार्ट होती है लाइफ ना। अभी तो क्योंकि जिंदगी बाकी हाँ, है। अभी तो शुरू हुई है, बाकी नहीं है, अभी शुरू हुई है, मैं हाँ। समझता हूँ। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वो एज आ गई है, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ ना, अब वक्त आ गया कि मैं लोगों को गाइड करना शुरू कर दूं ताकि उनके लिए जो वक्त आएगा वो बेहतर हो। हम सीनियर्स को तो बहुत ज़्यादा इस मामले में हमारी यूथ को लेके चलना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए। हो ये रहा है कि नॉर्मली हम अपनी यूथ को जो है ना वो पीछे रखते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। मतलब आप जैसे लोग अगर बैठे हों और मैं हूं तो मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं आपको आगे करूंगा। मिस्टर मुनीर, प्लीज़ कैरी ऑन। क्या ख्याल है आपका? असल में इंसान की जिंदगी होती है ना, इसको बहुत एक इंसान ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो इंसान की जिंदगी होती है वो एक समुद्री जहाज की तरह होती है। हाँ, ये हमारा जिस्म है, समझो अगर ये जहाज है और हम इसके कप्तान हैं। जब जहाज अपने पहले सफर के लिए निकलता है तो बहुत साफ सुथरा, रंग और रोगान वाह होता है, बहुत चमक रहा होता है, लेकिन जब वो समंदर की गहराइयों में उतरता है तो उसे बहुत से समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है, बहुत से तलातुम से गुजरना पड़ता है। और ये जब सारे सफर तय करके जब जहाज वापस पे अपनी अपनी मुकाम पे पहुंचता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो लोग उस जहाज को देख के बता सकते हैं कि इस जहाज ने क्या कुछ सहा, इस जहाज पे क्या कुछ बीती। उस जहाज का जो बिगड़ा हुआ चेहरा वो उसकी खूबसूरती बयान करता है, वो बताता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अगर इंसान इस जहाज की तरह हो जाए कि जिंदगी के किसी भी तूफान में अपने आप को ना झुकाए, अपने आप को गिरने ना दे, तो वो जहाज हो जाएगा जो अपने आप की मंजिल पाने के बाद लोग उसकी बात करेंगे कि देखो यार, ये था जिसने पूरी जिंदगी, पूरी तमाम तरह रुकावटों को तोड़ के मुश्किलात को बर्दाश्त किया और आज वो यहाँ आके खड़ा है। ये जो इसके चेहरे पे जो इंसान बूढ़ा होता है वो झुर्रियां नहीं होती, वो बेसिकली इंसान का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। वो बताता है कि उसकी सक्सेस क्या है। ये इंसान के सफ़ेद बालों में उसकी कामयाबी छुपी है, उसकी झुर्रियों में उसकी कामयाबी छुपी है। तो जो इंसान बढ़ता जाता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब आप दूसरे की इज्जत करेंगे, अपने आप की इज्जत करेंगे, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आते हैं और मज़ीद बात करते हैं मिस्टर मुनीर मेमन से। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।